औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से एक मर्तबा आपके सामने और जिस टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे वो मैट्रिक क्लास का टॉपिक है, यानी गैसियस एक्सचेंज का। देखिए, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेते भी हैं, सांस देते भी हैं। लेते किससे है? एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से। जो पानी में रहते हैं वो पानी से लेते हैं। और देते किसको हैं? ये भी एटमॉस्फेयर को या पानी को, जो भी एक्वेटिक है। तो ये जो सांस लेना और सांस देना, सिंधी में चइबो आहे बाबा साह खणण साह कढण, यानी इसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन। तो आज का हमारा ये टॉपिक है वेंटिलेशन का। हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं इससे, और ब्रीथिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब सिंपली इसको रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, लेकिन मैं डिफरेंस बता दूं रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग और वेंटिलेशन में। तो जो रेस्पिरेशन है, एक्चुअली दैट इज द केमिकल एक्टिविटी, दैट इज द केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स दैट इज द सम ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रेस्पिरेशन फॉर द लाइब्रेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी रिच कंपाउंड, यानी वो सेल्यूलर एक्टिविटी है जहां पर हमारा ग्लूकोज जो है या हमारे जो एनर्जी रिच कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, वो कंबस्ट होते हैं, फिर उनमें से एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज द रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग क्या है? ये एक ऐसा समझे कि फिजिको केमिकल, फिजिको बायोलॉजिको केमिकल, यानी ये कॉम्बिनेशन है तीनों मैकेनिज्म का, यानी जिसमें हम जो एटमॉस्फेयर है उससे एयर लेते हैं और एटमॉस्फेयर को एयर देते हैं, लेकिन दोनों एयर्स में फर्क होता है। तो ये हमारी वेंटिलेशन ब्रीथिंग मैकेनिज्म है। अब ये जो हमारी वेंटिलेशन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम खुद ब खुद करते हैं, यानी हम जबरदस्ती करते हैं। नहीं, ये ऑटोमेटिक होती है। हम कब तक जबरदस्ती सांस ले सकते हैं या सांस बाहर निकाल सकते हैं, ये हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, यानी सेल्स को कितनी ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन है ब्लड में, ये उस पर डिपेंड करती है, जिसे हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं, यानी रेट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन पर यूनिट ऑफ टाइम, या रेट ऑफ ब्रीथिंग पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी किसी भी यूनिट ऑफ टाइम में हम कितना मर्तबा सांस लेते हैं या देते हैं, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। हम ये ब्रीथिंग का रेट है। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म को। अब देखें, हमारी जो ब्रीथिंग है वो दो स्टेप्स होते हैं अल्टरनेटिवली, यानी रिपीटेडली हम बोले, कॉन्जिक्यूटिवली बोले, एक दूसरे के पीछे, यानी एक खत्म होगा तो दूसरा स्टेप शुरू, वो खत्म तो वो शुरू, पहला फर्स्ट, फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट, इस तरह से हमारी ये स्टेप्स होते हैं। तो इसमें टोटल दो है। एक को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन, दूसरे को बोलते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी बोलते हैं। इनहेलेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड इनहेलेशन, और इसको हम एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। एक्सहेलेशन। अब जो इनहेलेशन होती है, हम इसमें एयर जो होती है वो इनटेक करते हैं। एयर इज इनटेकन, एयर इज इनटेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी हमारी बॉडी जो है वो हवा को इनटेक करती है एटमॉस्फेयर से। जो हमारी एयर है ये लंग्स में जाकर एल्वेलस तक चली जाती है, तो इसको हम इनहेलेशन, इंस्पायरेशन बोलते हैं। और जो हमारी एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन होती है, उसमें हम जो हवा होती है वो हम एटमॉस्फेयर को देते हैं, यानी एल्वेलस से, लंग्स से। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी ये जो रास्ता है ब्रीथिंग वाला, इसमें से हवा क्रॉस होकर अंदर से फिर बाहर चली जाती है, इसको हम एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन बोलते हैं, यानी गिव आउट ऑफ एयर। यहां पर एटमॉस्फेयर से लेंगे एल्वेलस तक, उसमें देंगे, यानी
एयर इज इनटेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई, अल्टीमेटली तो एल्वियोलाई तक चली जाएगी और उसके बाद यहां पर फ्रॉम एल्वियोलाई टू एटमॉस्फेयर, तो मतलब हो जाएगा ये दो मैकेनिज्म हो जाएंगे। अब हमारा जो मैकेनिज्म इंस्पायरेशन है ये एक्टिव मैकेनिज्म है, दिस इज एक्टिव, यानी ये एनर्जी कंज्यूमिंग है, एनर्जी खर्च होगी यहाँ पर, यानी फोर्सली हम कोई मैकेनिज्म बनाकर हम एयर लेंगे तो एनर्जी खर्च होगी, फोर्स लगेगा, प्रेशर हो डेवलप होगा, तो इसमें एनर्जी समय खर्च होगी, तो इसको हम एक्टिव मैकेनिज्म बोलते हैं और इसको हम पैसिव मैकेनिज्म बोलते हैं। क्लियर? तो अब ये इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन सबसे पहले तो होती क्यों है, यानी ये तो हम समझ गए कि रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, लेकिन क्या फैक्टर है इनमें से जो इसको इंड्यूस करता है, एक्साइट करता है, यानी देखें कोई भी आपको रिस्पांस मिलता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ चेंज जरूर होती है, कोई भी रिस्पांस है बॉडी की, कोई भी आपको यानी एक्टिविटी जो नजर आ रही है उसके पीछे कोई ना कोई चेंज जरूर होती है। तो हमारी जो इंस्पायरेशन हम जब सांस लेते हैं उसमें एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले सपोज आपकी ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, यानी देयर आर रिसेप्टर्स, सपोज ये ब्लड वेसल है, दिस इज ब्लड वेसल। अब ये कौन सी ब्लड वेसल है, आपकी एओर्टा और कैरोटिड साइनस। अब इसमें होते हैं रिसेप्टर्स, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये एआर्टा यानी जो बड़ी आर्टरी होती है हमारी, और कैरोटिड साइनस ये हमारी नेक से वन पेयर ऑफ कैरोटिड साइनसेस या कैरोटिड आर्टरी भी होती है जो ब्लड हेड की तरफ ले जाती है। तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसा समझें कि रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर द रिसेप्टर इन द ब्लड वेसल। इन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं कैरोटिड, कैरोटिड बॉडी, और दूसरे को बोलते हैं ऑर्टिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी एंड ऑर्टिक बॉडी, दीज आर द रिसेप्टर्स। ये दो रिसेप्टर्स हैं, एक का नाम है कैरोटिड बॉडी, दूसरे का नाम है ऑर्टिक बॉडी। एक जो होता है वो कैरोटिड साइनस में होता है, दूसरा जो होता है वो एआर्टा में होता है, इन ब्लड वेसल्स में। अब यहां से ब्लड जा रही है तो जाहिर बात है ये जो ब्लड है इट कैरीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जा रही है। तो जैसे ही ब्लड इस ब्लड वेसल से पास होगी तो इसमें जो ये रिसेप्टर्स हैं कैरोटिड बॉडी और ऑर्टिक बॉडी, ये रिसेप्टर्स के नाम हैं, ये कोई ब्लड वेसल के नाम नहीं है, ये ब्लड वेसल के नाम है एआर्टा और कैरोटिड साइनस, ये दोनों ब्लड वेसल्स हैं, लेकिन दीज आर द नेम्स ऑफ रिसेप्टर, ये रिसेप्टर्स हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं रिसेप्टर्स। तो ये क्या करेंगे, दे डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव आयन, यानी किसकी, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, दूसरे नंबर पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये चेक करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हर रेस्पिरेशन सेल में हो गई है तो उसकी यानी जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी रेस्पिरेशन हो गई है, कितनी होनी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में जो उनकी जो लेवल होती है उसकी जो कंसंट्रेशन अलॉन्ग विद प्रोटॉन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जब बॉन्ड बनाएगी तो ऐसा होगा कि वो कार्बोनिक एसिड बनेगा, फिर वो ब्रेक होगा, प्रोटॉन अलग होगा, तो प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ये ऐसा समझे कि डिटरमाइन करती है कि कितनी रेस्पिरेशन हुई है, अब फर्दर कितनी ऑक्सीजन चाहिए, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड।
तो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड वेसल इज डिटेक्टेड बाय द दीज टू रिसेप्टर्स which are present in the aorta and carotid sinus known as carotid body and aortic body। ये रिसेप्टर्स के बेटा, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, ये मीटर्स की तरह होते हैं। जैसे मीटर्स किसी चीज की लेवल को चेक करते हैं, किसी की कंसंट्रेशन को, किसी की इंटेंसिटी को। जैसे मैं आपसे कहूं कि थर्मोमीटर, थर्म मीन्स हीट, मीटर मीन्स जो मेजर करे, तो मतलब ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो यानी हीट को डिटेक्ट करता है, उसको मेजर करता है। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं, एक्चुअली दीज आर द रिसेप्टर मीटर्स ऑफ आवर बॉडी। दे आल्सो चेक और मेजर द लेवल और कंसंट्रेशन और इंटेंसिटी ऑफ एनीथिंग। तो ये जो ब्लड वेसल में होंगे, तो ये ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव मेजरमेंट करेंगे, उसकी लेवल चेक। अगर ये बढ़ गई है तो यहां से मैसेज जाएगा आपके इंस्पायरेटरी, यानी ये जो हमारे अब रिसेप्टर्स हैं, आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, सपोज ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हाई और उसके बाद ये जो प्रोटॉन है ये भी हाई, तो ये मैसेज जो भेजेंगे जो कैरोटिड बॉडी है और जो यानी हमारी ऑर्टिक बॉडी है, दोनों रिसेप्टर ये ब्रेन की तरफ मैसेज भेजेंगे। ब्रेन में होगा आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, दिस इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। अब ये जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा है, इसमें है हमारा रेस्पायरेटरी सेंटर, रेस्पायरेटरी सेंटर। वहां पर जो रेस्पायरेटरी सेंटर है वो ऐसा समझे कि अब मैसेज जाएगा इंस्पायरेटरी, यानी इंस्पायरेटरी सेंटर की तरफ। एक्चुअली ये कहां पर होगा, ये जो इंस्पायरेटरी सेंटर होगा ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा का, यानी जो इंस्पायरेटरी सेंटर उसके वेंट्रल साइड पर होगा, यानी आगे वाली साइड, ये वेंट्रल है ये डॉर्सल है, वेंट्रल साइड पर होगा। वहां पर यानी देखे ना, हमारे ब्रेन में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यानी किसी भी ऑर्गन का, किसी भी एक्टिविटी का जो मैसेज होता है वो पर्टिकुलर उस रीजन में जाता है, यानी वो ऐसा नहीं है कि वो मिसलीड हो जाता है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे रेस्पॉन्स भी पर्टिकुलर मिल सके। तो रेस्पायरेटरी जो मैसेजेज होंगे ब्रीथिंग के लिए वो ब्रेन के उस पार्ट में जाएंगे जो रेस्पॉन्स हमें ब्रीथिंग का देगा। तो ये इंस्पायरेटरी सेंटर एक्सपायरेटरी सेंटर की तरफ नहीं जाएगा, यानी ये वेंट्रल पोर्शन में जाएगा। अब इसका मतलब क्या चेंज आएगी, अब ये जो हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर है ये मैसेज भेजेगा, यानी इट सेंड द मैसेज थ्रू द नर्व इंपल्स। कहां भेजेगा, इसका जो मैसेज आएगा वो हमारे नंबर 1 यानी डायाफ्राम, जिसे आप डायाफ्राम बोलते हैं, ये एक फ्लेट ऑफ यानी फ्लेप ऑफ टिश्यू है जो रेड कलर का मैंने बनाया हुआ है। तो ये डायफ्राम की तरफ मैसेज आएगा। तो ये जो आपको ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एक्चुअली ये इंस्पायरेशन का, ये एक्सपायरेशन का। देखिए इसमें आपको जो चेस्ट कैविटी है वो थोड़ी बड़ी नजर आ रही है, इस डायमेंशन में भी, इस डायमेंशन में भी, इस डायमेंशन में भी। यानी जो हमारी जब इंस्पायरेशन होती है वो तब होती है जब जो हमारी चेस्ट कैविटी है, दिस इज द चेस्ट कैविटी, जिसे आप थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, ये तीनों डायमेंशन में बड़ी हो जाती है, यानी इस डायमेंशन में भी थोड़ी ओपन हो जाएगी, इस डायमेंशन में भी ओपन हो जाएगी, इसमें भी बड़ी हो जाएगी। जब तीनों डायमेंशन में ये बड़ी हो जाएगी तो अंदर स्पेस बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है, स्पेस ज्यादा है, ये मैंने इसकी लेंथ देखें और हाइट देखें। और ये जो एक्सपायरेशन है यहाँ पर मैंने चेस्ट कैविटी छोटी बनाई है, देखिए ये यानी डिस्टेंस थोड़ा है, ये भी हाइट थोड़ी है। तो मैंने ये जानबूझकर बनाई है आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये चेंजेस बिटवीन द इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन चेस्ट कैविटी में आती है, मैं वो फर्दर आपको समझाता हूं। तो अभी ये मैसेज आएगा डायफ्राम की तरफ, तो डायफ्राम जो है वो फ्लेट बन जाएगा, फ्लेट बन जाएगा। अब सवाल है डायफ्राम की तरफ मैसेज कैसे आएगा, कौन लेकर आएगा, फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व। ये नर्व जो होती है ये नर्वस सिस्टम से निकलती है, नर्वस सिस्टम की तरफ जाती है,
ये अब फ्रेनिक नर्व जो है वो मैसेज लेकर आएंगे। उसके बाद दूसरा जो मैसेज आएगा वो आएगा, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द रिब्स, ये हमारी पंसलियां हैं। रिब केज बना हुआ है, एक पंसलियों का पिंजरा बना हुआ है। ये जो हमारी 24 रिब्स हैं या 12 पेयर्स रिब्स हैं जो हमारा एक केज बनाते हैं। पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हैं, आगे से स्टर्नम के साथ कुछ कुछ जो है, यानी एक रिब के साथ कुछ जो है फ्लोटिंग है, वो स्केलेटन में पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो मतलब ये जो रिब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी एक रिब हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो इन रिब्स के साथ अटैच होते हैं मसल्स, जिनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। यानी इंटरकॉस्टल मसल्स वो मसल्स होते हैं which are attached with the ribs। इंटरकॉस्टल का मतलब है इंटर यानी बिटवीन, कॉस्टल यानी रिब्स, यानी दो मसल which are present between the ribs, दो रिब्स के बीच में जो मसल होगा उसे हम इंटरकॉस्टल मसल बोलेंगे। सपोज ये मेरी उंगलियां जो हैं ये दो रिब्स हैं, अब इनके बीच में जो ये मसल है, ये दो रिब्स के बीच में मसल है, दैट इज कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल। यानी ये इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं which are present between the ribs। और ये दो किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं यानी बाहर की साइड से, दूसरे वो होते हैं जो इंटरनल होते हैं अंदर की साइड से। अब देखें, अगर ये मसल ये अभी बाहर से हो गया, ये क्योंकि उंगलियां अंदर हैं, और अगर ये देखें अभी तो ये अभी अंदर से हो गया, क्योंकि देखें मसल अंदर है उंगलियां बाहर है। तो जो अंदर मसल होंगे उनको हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बोलेंगे। ये देखें, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है। और जो बाहर होंगे यानी आउटसाइड ऑफ रिब्स जो मसल, उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल का मतलब होता है द मसल प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। एक्सटर्नल तो रिब्स के बाहर, इंटरनल रिब्स के अंदर। तो दो किस्म के होंगे, दोनों के रोल होंगे, बोथ आर एंटागोनिस्टिक, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, उनको हम एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। तो दूसरा मैसेज आएगा यानी किसकी तरफ, इंटरकॉस्टल मसल की तरफ। लेकिन कौन से इंटरकॉस्टल, दो होते हैं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन बात कर रहे हैं। तो ये मैसेज आएगा अभी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। दूसरा मैसेज आएगा इनकी तरफ, कौन सी नर्व लेके आएगी, ये इंटरकॉस्टल नर्व लेकर आएगी, इंटरकॉस्टल नर्व। इंटरकॉस्टल नर्व लेकर आएगी। तो अब ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में क्या होगा, देखिए जो ये डायफ्राम है, अब ये ऐसा समझें, पहले ऐसे था डोम शेप। तो जैसे ही फ्रेनिक नर्व की तरफ से मैसेज आया, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो गई, तो ये डायफ्राम को जब मैसेज आया, तो क्योंकि ये डायफ्राम भी मस्क्यूलर है, यानी ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। तो ये डोम शेप था, तो ये ऐसे हो गया। तो देखें, अगर ऐसा होता तो ये यानी स्पेस कम थी ऊपर, अब जब ये सीधा ऐसे फ्लैट हो गया तो ये स्पेस बढ़ गई। देखें, तो हमें स्पेस बढ़ानी है चेस्ट कैविटी की, यानी कैविटी को इंक्रीज करना है। तो एक चेंज ये आएगी कि ये जो आपका डायफ्राम है ये फ्लैट बन जाएगा ऐसे सीधा, यानी ये डोम शेप नहीं रहेगा, वहां पर डोम शेप है, तो ये स्पेस बढ़ गई। अब देखिए, आप खुद डिफरेंस देखें, अगर ऐसा होता तो स्पेस कम होती, अब जब ऐसे हो गया तो ये कितनी स्पेस, यहाँ पर ये स्पेस बन गई। तो मतलब ये जो डायफ्राम है एक तो फ्लैट हो जाएगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में बात कर रहा हूं। दूसरा मैसेज आएगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जो बाहर होंगे, अंदर वाले नहीं, रिब्स के बाहर होंगे। तो ये क्या करेंगे, रिब्स को यानी एक तो ये बाहर की तरफ खींचेंगे, सपोज ये रिब्स है तो ये बाहर आ जाएंगी, तो इस डायमेंशन में कैविटी बढ़ जाएगी। सपोज अगर मैं ऐसे बोल दूं तो ये स्पेस है, तो अगर मैं हाथ को इधर कर दूं तो ये स्पेस बीच में बढ़ गई, तो ये रिब्स जो है हमारी ये बाहर आ जाएंगी। आप जब खुद पर हाथ रखेंगे, जब आप सांस ले रहे हैं, तो आप देखें ये चेस्ट कैविटी यानी ये रिब्स ऐसा महसूस हो रहा है कि बाहर आ रही है। तो यानी ये जो रिब्स होगी, ये एक तो
यानी कि आउटवर्ड आ जाएंगी, आउटवर्ड। दूसरे नंबर पर यही जो रिब्स है, यानी ये एक दूसरे से थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगी, ऊपर हो जाएंगी। एक तो ये बाहर आ जाएंगी, दूसरा स्पेस भी बढ़ जाएगी। तो अब जब स्पेस बढ़ जाएगी तो यानी इस डायमेंशन में भी स्पेस बढ़ जाएगी। देखें इस डायमेंशन में भी बढ़ गई, रिब्स बाहर आ गई, इस डायमेंशन में भी बढ़ गई। अब रिब्स एक दूसरे से थोड़ा सेपरेट हो गई ऐसे, तो यानी इस डायमेंशन में भी स्पेस बढ़ गई, यानी तीनों डायमेंशन में स्पेस बढ़ जाएगी, यानी आउटवर्ड आएंगी और अपवर्ड चली जाएंगी। यानी जो रिब्स हैं एक दूसरे के तो अपवर्ड ऐसे चली जाएगी, यानी ये इधर हो जाएगी, जो इधर होगी वो इधर हो जाएगी, तो ये स्पेस बढ़ जाएगी। जब स्पेस देखे ना, मैंने यहाँ पर रिब्स को यानी बिल्कुल स्पेसिफाई किया हुआ है, यानी ये बीच में स्पेस है। इसमें देखें स्पेस मैंने कम दी हुई है, क्योंकि इंस्पायरेशन के टाइम यानी रिब्स जो होती है एक दूसरे के यानी बहुत ऊपर यानी सेपरेट होती है, यानी ज्यादा क्लोज नहीं होती, और दूसरे नंबर पर बाहर आ जाती है। तो इस हिसाब से अब ये कैविटी बढ़ जाएगी। एक तो रिब्स आउटवर्ड आ गई, दूसरी रिब्स जो है वो अपवर्ड हो गई, स्टर्नम जो है वो भी बाहर आ गया यानी इनको खींचकर। उसके अलावा जो डायफ्राम है वो भी फ्लेट हो गया। तो ये चेस्ट कैविटी जो है ये इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या होगा यहाँ पर, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, चेस्ट कैविटी इंक्रीज। अब चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, जब चेस्ट कैविटी बढ़ गई यानी वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जब अंदर प्रेशर वॉल्यूम बढ़ गया तो अंदर हवा का प्रेशर कम हो गया, यानी प्रेशर ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि चेस्ट कैविटी बढ़ गई यानी वॉल्यूम बढ़ गया, एरिया एरिया बढ़ गई, वॉल्यूम उसका, सही है। तो अभी ये प्रेशर लो हो जाएगा। जब अंदर प्रेशर लो होगा तो आउटसाइड कंपेरेटिवली हाई हो जाएगा, यानी जो इनर प्रेशर होगा वो लो होगा, जो आउटर यानी एटमॉस्फेयर का आउटर प्रेशर होगा वो अभी हाई हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर हाई होगा यानी बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा अंदर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा अंदर कम, तो हवा ऑटोमेटिकली आपकी अंदर चली जाएगी। जैसे ये दरवाजा बंद हो, बाहर से बहुत ज्यादा हो हवा के प्रेशर का, जैसे ही मैं दरवाजा खोल दूं तो बाहर प्रेशर ज्यादा होगा तो हवा ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगी। तो इस हिसाब से बाहर प्रेशर बढ़ गया, एक्चुअली बाहर नहीं बढ़ा, ये हमने अंदर बढ़ाया है यानी कम किया है। अंदर जब कम हुआ तो ऑटोमेटिकली बाहर बढ़ गया, तो हवा जो है वो ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी। दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, और इसे हम बोलते हैं इनहेलेशन। ये जो हवा होगी इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा 0.04% होगा। ये बात माइंड में रखें। अब ये हवा अंदर चली गई, इन चेंजेस की वजह से ये हमारी इंस्पायरेशन हो गई। अब इनमें मेन फैक्टर क्या था, concentration of carbon dioxide यानी increased level of the carbon dioxide and proton in the blood which was detected by the carotid body and aortic body. These are the two types of receptors which detect the concentration of these both. They are present in the aorta and carotid sinus blood vessel. They send the message, the information to the brain, the medulla oblongata of the hind brain and to the inspiratory center. तो inspiratory center मैसेज भेजेगा टू द डायफ्राम थ्रू द फ्रेमिक नर्व, और उसके अलावा इंटरकॉस्टल जो हमारी इंटरनल इंटरकॉस्टल नर्व होती है उसकी मदद से ये मैसेज आएगा। तो डायफ्राम जो होगा वो फ्लेट बन जाएगा, और रिब्स जो है एक दूसरे से एक तो ये यानी ऊपर हो जाएगी, स्पेस बढ़ जाएगी, और ये आउटवर्ड भी आ जाएंगी, तो कैविटी बढ़ जाएगी। जब कैविटी इंक्रीज हो जाएगी तो अंदर प्रेशर डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा। अंदर प्रेशर लो यानी बाहर ज्यादा, तो हवा ऑटोमेटिकली हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन मिल गई, एलवीएलएफ से ब्लड में चली गई, तो अब ये यानी हवा को हमें बाहर निकालना है। कौन सी हवा को, जो कार्बोजाइलेटेड है। अब ये कार्बोजाइलेटेड एयर जो है ये बाहर कैसे जाएगी, यानी अब हवा को हमें बाहर निकालना है अंदर से। तो इसके लिए क्या होगा, फिर से मैसेज जाएगा हमारे एक्सपायरेटरी सेंटर की तरफ, यानी अब मैसेज जाएगा एक्सपायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर वो भी मेडुला में होगा,
मेडुला की खास करके टॉप डार्सल यानी लेटरल, टॉप लेटरल, तो इस पर होगा एक्सपायरेटरी सेंटर यानी ब्रेन में। अब फिर से मैसेज आएगा, नंबर 1 किसकी तरफ मैसेज आएगा, टू द डायाफ्राम। डायफ्राम की तरफ मैसेज कौन लेकर आएगा, यानी ये फ्रेनिक नर्व। उसके अलावा ये डायफ्राम में तब्दीली क्या आएगी, ये डायफ्राम जो है ये डोम शेप बन जाएगा, डोम शेप्ड। ये देखें अभी ये डोम शेप बन गया, तो यहां पर ये स्पेस है, अभी यहां पर देखें कितनी स्पेस है, तो ये जैसे डोम शेप बन रहा है, पहले ये फ्लैट था ऐसे, अब ये ऐसे बन गया, तो ये स्पेस कम हो गई, यानी जो एक्सपायरेशन होगी उसमें ये डायफ्राम जो है ये डोम शेप बन जाएगा। उसके बाद आप देखें कि ये जो हमारी रिब्स हैं ये आपको बिल्कुल क्लोज दिखाई दे रही हैं। ये जो रिब्स के पास भी मैसेज आएगा ब्रेन से, यानी थ्रो द, ऐसा समझें कि इंटरनल इंटरकॉस्टल नर्व, ये भी यानी इंटरकॉस्टल नर्व होगी आपकी, इंटरकॉस्टल नर्व। अब ये मैसेज इसकी यानी तरफ से आए, इसके जरिए आएगा। तो ये जो रिब्स हैं इनमें क्या चेंजेस होगी, इनमें चेंजेस ये होगी, एक तो ये इनवर्ड चली जाएंगी, उसमें आउटवर्ड चली गई थी एक्सपायरेशन में, अब ये इनवर्ड मूव होंगी। उसके बाद ये डाउनवर्ड होंगी, क्योंकि इंस्पायरेशन में ये अपवर्ड हुई थी, तो ये डायफ्राम भी डोम बन गया, रिब्स भी अंदर आ गई और एक दूसरे के करीब आ गई, तो इस डायमेंशन में भी स्पेस कम हुई, इस डायमेंशन में भी कम हुई, और उसके अलावा डायफ्राम भी जो है वो डोम बन गया, तो थोड़ी ये इस डायमेंशन में भी कम हो गई, तो जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, चेस्ट कैविटी डिक्रीज, यानी जो चेस्ट की कैविटी है, स्पेस है, वो कम हो जाएगी। क्लियर। तो जब चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगी तो अंदर का जो प्रेशर है ऐसा समझें कि वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वॉल्यूम कम करेंगे तो अंदर सेम अमाउंट में प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा अंदर का, कहां का, इंटरनल प्रेशर ये बढ़ गया। जब अंदर बढ़ गया तो जो आउटवर्ड प्रेशर है यानी एक्सटर्नल प्रेशर वो लो हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर ये लो हो जाएगा। जब अंदर प्रेशर ज्यादा होगा बाहर कम, तो ऑटोमेटिकली जो एयर है वो बाहर आ जाएगी, एयर मूव आउटसाइड, यानी दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। तो जो इनमें होगा इसमें अपोजिट में होगा। क्लियर। अब इसमें जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होंगे, ये माइंड में रखें, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनमें जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होंगे ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वो रिलैक्स होंगे, ये मैंने लिखा है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये रिलैक्स होंगे। और इसमें जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो जो एक्सटर्नल होंगे वो रिलैक्स होंगे। क्लियर। और डायफ्राम इसमें फ्लैट होगा तो इसमें डोम शेप बन जाएगा, और इसमें जो रिब्स हैं वो अपवर्ड आउटवर्ड आ जाएंगी, स्टर्नम भी बाहर आ जाएगा। इसमें जो रिब्स हैं वो इनवर्ड डाउनवर्ड, स्टर्नम भी अंदर चला जाएगा, तो चेस्ट कैविटी इसमें बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम जो है वो ऐसा समझें बढ़ जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर कम यानी बाहर का ज्यादा, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हवा जो है वो इनवर्ड मूव करेगी, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। इसमें अंदर चेस्ट कैविटी कम हो जाएगी तो प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा, अंदर का बढ़ गया तो बाहर का कम हो गया, तो इनवर्ड टू आउटवर्ड हवा जो है प्रेशर के बेस पर वो बाहर चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। हवा जो इसमें होगी वो ऑक्सीजनेटेड होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी 21%, इसमें जो हवा होगी इसमें ऑक्सीजन 16% होगी।
इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, इसमें ऐसा समझें कि 4% कार्बन डाइऑक्साइड यानी 100 टाइम्स ज्यादा होगी इंस्पायरेटरी जो एयर थी उससे। तो इस हिसाब से हमारी ये जो वेंटिलेशन होती है, हम इस हिसाब से ये मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये काफी है मैट्रिक के हिसाब से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।